वेलकम डियर्स, आप सभी का एक बार फिर इस चैनल में स्वागत है। चलिए, क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चंस हैं। वो आपके एनसीईआरटी के जो बुक है उसी के स्क्रीनशॉट लिया गया है। और मैं इसके पहले भी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट से संबंधित वीडियो डाल चुका हूँ, उनको देखिए, कॉन्सेप्ट पूरा वहाँ पर दिया हूँ। और इसके पहले ये यूनिट 2 का चूंकि लास्ट चैप्टर है, यूनिट 2 के जितने भी चैप्टर है बाकी सबका कॉन्सेप्ट दिया गया है। यूनिट 1 का भी सब क्रम से जो क्लास 10 नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है, क्लास 10 नाम से इस चैनल में प्लेलिस्ट पड़ी, उसमें सभी क्रम से आपका सिलेबस के हिसाब से सभी क्रम से चीजें डालेगी। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम लेते हैं, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हाँ, जस्ट मतलब ये इस क्वेश्चन में इसकी जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, मतलब आपको समझाना पड़ेगा क्यों सही है वो। तो देखिए, एक तो जो बच्चे डायरेक्ट फार्मूलेज कर देंगे तो वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। आपको जस्टिफाई करना है, मतलब वो जो फार्मूला जिस तरह से निकला है, जैसे किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपके लिए मैंने बता चुका हूँ पीछे कॉन्सेप्ट, कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं। उसका प्रथम पद जो ए से लिखते हैं, प्रथम पद ए, और सार्वधातुक यानी कॉमन डिफरेंस जो होता है, सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी से लिखते हैं। यदि ये किसी श्रेणी का मालूम है, किसी समांतर श्रेणी का, तो वो पूरी श्रेणी मालूम हो सकती है। तो अब आपको ये बताना है कि यदि किसी श्रेणी का पहला पद ये है 10 है, 7 है, 4 है, तो इसका 30वां पद बताना है कि आगे 30वां। तो 1 2 3 तो ये तो ऐसे लिख के बताइए, ये तो वो आपको नहीं मानेगा कोई, है ना। आपको कॉन्सेप्ट बताना है। आप ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप लिख कर भी ऐसे 30वां पद, लेकिन लिखते लिखते आपका पूरा समय ही खत्म हो जाएगा। 30वां पद है, कोई मान लीजिए कि 140वां पद पूछ लिया, तो तब तो आपका 3 घंटे का पेपर इसी में गुजर जाना है। तो इस प्रकार उसका कॉन्सेप्ट होता है, वो समझने की जरूरत है। अब वहीं से एक फार्मूला निकल जाता है। तो चलिए हम पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हमने बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें ऐसी श्रेणी जिसका अगला पद, हर अगला पद एक निश्चित अंतर से आगे बढ़ रहा हो, समान अंतर से आगे बढ़े, हर अगले पद में अंतर सेम आ रहा हो, इसीलिए उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। यदि प्रथम पद ए है तो अगला पद फिर ए प्लस डी होगा। क्लियर है, बहुत क्लियर है, क्योंकि सार्वधातुक डी है, मतलब इसमें ए डी ऐड होकर आगे बढ़ गई। फिर इसमें फिर से डी बढ़ेगा तो ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर इसमें डी बढ़ेगा तो ए प्लस 3d हो जाएगा। फिर इसमें डी आगे आएगा तो ए प्लस 4d हो जाएगा। इस प्रकार ये आगे बढ़ेगा तो फिर से ए प्लस 5d हो जाएगा। मतलब डी ऐड करते जाइए। जैसे मान लीजिए कि ये है 2 है, इसमें 3 3 ऐड करते जाइए, तो 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। ये समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि एक पद है, एक पहला पद 2 है, इसमें 3 3 ऐड करते जा रहे हैं, तो 3 इसका डी हो गया। डी मतलब सार्वधातुक 3 है, तो देखिए डी 3 है, ए यदि 2 है तो आप कह सकते हैं कि पहला पद 2 है और फिर 3 3 ऐड करते जाइए। सार्वधातुक प्लस में है, नहीं ऐड करते जाना, माइनस में होता तो हटाना पड़ता। सार्वधातुक डी यानी सार्वधातुक डी मतलब सब पदों में आगे आगे का पद पाने के लिए 3 3 जोड़ते चलिए। तो ये 2 है, आगे का पद पाने के लिए आप 3 जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा। इसमें आगे का पद पाने के लिए 3 जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। इसमें आगे का पद पाने के लिए 3 जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा। इसमें 14। इस प्रकार ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, ये तो बन गई, आपके समझ में आ गया, कोई बात नहीं है। और ये मैं पीछे की वीडियो में समांतर श्रेणी का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हूँ कि प्रथम पद सार्वधातुक क्या होता है और कैसे उसको चेक किया जाता है कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। पर यदि आप वीडियो देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो फिर इसको समझ लीजिए कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद जरूरी होता है और उसका सार्वधातुक जरूरी होती है। ये दोनों चीजें मालूम हो तो श्रेणी मालूम हो जाती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर दिखा दिया, पर वो तो नंबर 2 लेके दिखाए। यदि मान लीजिए कि ए है तो प्रथम पद ए होगा, फिर इसमें सार्वधातुक डी है, यानी डी ऐड करते जाइए हर आगे का पद पाने के लिए। तो इसमें ए ऐड कर देंगे तो ए प्लस डी होगा। इसके आगे का पद पाने के लिए फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो ए प्लस डी था, डी जोड़ देंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर इसमें डी ऐड कर दिए तो ए प्लस 2d या डी ऐड कर दिए ए प्लस 3d हो जाएगा। इस प्रकार आप देखते हैं ये जो है तो क्या हो जाएगा, आपका समांतर श्रेणी का हर पद मिलता जाएगा। तो अब आप जरा गौर से देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब आप जरा गौर से देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज है। ये ए है और प्रथम पद ए है और सार्वधातुक डी है, तो ये कौन सा पद जरा बताइए। 1 2 3 4, तो चौथा पद क्या हुआ है कि प्रथम पद और सार्वधातुक में 3 का गुणा कर दिया, तो जोड़ दिया गया। तो चौथा पद निकालने के लिए सार्वधातुक में 3 का गुणा किया गया, डी में 3 का गुणा किया गया और प्रथम पद के साथ जोड़ दिया गया। जरा देखिए इसको, 1 2 3 4 और 5, ये 5वां पद है। तो 5वां पद लाने के लिए क्या किया गया है
कि जो सर्वांतर डी है उसमें पांचवा पद लाने के 4 जो पांचवा पद है तो 4 का गुणा किया गया है और ए के साथ जोड़ दिया गया है, तो पांचवा पद मिल गया। चौथा पद लाना है तो डी के साथ चौथा पद लाना है तो 4 में 1 का 3 गुणा करके और ये जोड़ दिया। ये देखिए तीसरा पद है, देखिए तीसरा पद है, तो तीसरा पद लाना है तो आपने सर्वांतर में 2 का गुणा करके एक साथ जोड़ दिया, तीसरा पद मिल गया। आपको इस प्रकार इसके आगे बढ़ने का कॉन्सेप्ट पता हो गया होगा कि हाँ भैया प्रथम पद मालूम है, सर्वांतर मालूम है, तो कौन सा भी पद जंप करके निकाल सकते हैं। जैसे ये हम एक एक करके आगे ना बढ़े, 10 में 7 कम हुआ 3, फिर 3 कम हुआ तो 4, फिर 3 कम होगा तो 1। इस प्रकार हम एक एक करके ना बढ़े, हम सीधे जो चाहें, कोई 30वां पद पूछे या चाहे 104वां पद पूछे या 140वां पद, हम डायरेक्ट जंप करके पूछ सकते। कैसे? जैसे अब हम इसमें पूछे कि आपसे इस श्रेणी का जिसका प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, तो इसका 12वां पद बताइए। तो 12वां पद बताने को बोला है तो डी में 11 गुणा कर देंगे ये और प्लस ए कर देंगे, तो ये इस श्रेणी का 12वां पद आएगा। जो आगे ऐसे बढ़ाते हुए देख सकते हैं कि 12वें स्थान पर ही आएगा। जैसे ये ए है पहला पद, फिर दूसरा पद ए प्लस डी हुआ, क्योंकि हम डी डी बढ़ते जाएंगे। सर्वांतर डी है मतलब आगे का पद में डी जोड़ते जाएंगे। सर्वांतर का मतलब होगा अंतर डी है सब में, तो ए था इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी हो जाएगा, फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम सब पद तो पाते जाएंगे एक एक करके, पर हमको ऐसा ना निकालना पड़े, डायरेक्ट हम निकाल लें। तो हम यहाँ से वो ये कॉन्सेप्ट निकाल लिए कि हाँ भैया ये अगला पद 10वां 20वां हम कोई भी बता सकते हैं, पर वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमको यहाँ से देखें कि ये 5वां पद है। और से फिर मैं एक बार रिपीट कीते रहा हूँ कि देखिए ये इस श्रेणी का पहला पद है, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो जो 5वां पद है तो उसमें डी में 4 का गुणा करके ए ऐड कर दिया गया। ये जो चौथा पद है तो उसमें डी में 3 गुणा करके ए ऐड कर दिया गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कोई भी पद आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, तो जस्टिफाई इस प्रकार आपका हो जाएगा। तो ये आप ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि पहला, अब इसका डी कितना है पहले तो आपको निकालना पड़ेगा। सर्वांतर, तो सर्वांतर के बारे में बता चुका हूँ, सर्वांतर आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। तो ये 2 पद ले लीजिए, कोई भी 2 पद लगातार 2 पद देखिए, कोई भी 2 लगातार पद देखिए, चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए, कोई भी 2 लगातार पद देखिए। तो आगे वाला पद 4 और -7 इक्वल टू -3 हो जाएगा। सर्वांतर इसमें -3 है और प्रथम पद ए 10 है, ये आपको दिख गया, यहाँ से दिख रहा, ये यहाँ से दिख रहा है कि प्रथम पद 10 है और सर्वांतर -3 है, डी -3 है, ये डी -3 है। तो यदि अब ऐसा है डी -3 तो डी -3 है, तो अब आप बताइए कि 30वां पद क्या होगा। तो डी जो है -3, आप जानते हैं कि 30वां पद क्या होगा 29 इंटू डी ए। तो 30वां पद यहाँ का क्या होगा ए प्लस 29 इंटू डी। ये देख सकते हैं बड़े आराम से, कोई भी देख सकता है कि प्रथम पद यदि ए है तो किसी भी समांतर श्रेणी का यदि प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है तो 30वां पद 29 डी होगा, जैसे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ए देख रहे हैं कि 10 है आपका, तो ये 10 हो गया इंटू 29 प्लस 29 इंटू डी -3 आ रहा है, ये -3 तो ये -3। इस प्रकार आप देख सकते हैं 10 प्लस ये 29 या 87 तो -87 और 10 में -87 तो -77। इसलिए 30वां पद आपका ये होगा, ये आपका आंसर आ गया -77। तो अब आप इसको जस्टिफाई कर दिए कि हाँ ये -77 हम एक एक क्रम करके नहीं लिखे हैं कि एक एक पहले ये 10 लिखें, फिर 7 लिखें, फिर 4 लिखें, फिर -1 लिखें, 3 कम करके फिर इसमें 3 कम करें तो 3 कम हो रहा ना, तो इसमें 3 कम की सॉरी 1 आएगा, 3 कम करेंगे तो 1 आएगा। 4 में 3 कम करना -3 है ना, 4 में 1 आएगा, फिर 3 कम करें तो -2, फिर 3 कम करें तो -5। इस प्रकार करते करते 30वें स्थान पर देखेंगे तो आएगा ही -77। पर ऐसा आप नहीं किए हैं, आप किसी कॉन्सेप्ट से निकाले हैं और उस कॉन्सेप्ट को आप जस्टिफाई कर दिए कैसे कि हाँ भैया ये इसलिए ऐसा होता है। यदि हमको 30वां पद निकालना है तो 29 इंटू डी करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आप समझ गए हैं क्यों है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है आपको परीक्षा में तो ट्रिक मानने के लिए आएगा। यहाँ पर एग्जामिनर यहाँ पर बुक जिसने लिखा है वो आपके हित के लिए बोल रहा है कि जस्टिफाई कीजिए, आपके हित के लिए वो बोल रहा है। क्यों हित के लिए? कि आप यदि जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर घुसा है कि कोई भी पद हम डायरेक्ट जंप करके कैसे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार वो इसलिए वो जस्टिफाई करने को बोल रहा है। इसी प्रकार इसका बड़े आराम से निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। 11th निकालना है तो ए प्लस 10d चाहिए, ए प्लस 10d, तो ए इसका -3 है और डी आप ये निकाल लेंगे -1/2, ये -1/2 है ना, और -3 हमने बोला ना ये दो कोई भी 2 पद ले लीजिए आप, ये 2 पद लेंगे तो -1/2 और -3 ये 2 पद हैं। आगे वाले पद से पीछे वाले पद को हटाएंगे तो -1/2 +3 आ जाएगा।
3 दूना 6 और माइनस 1 यानी 5/2 है, 5/2 है। तो ये डी के स्थान पर अब आप समझ गए कि पहला पद -3 है, ये पहला पद क्या है -3 है, ये पहला पद -3 है और डी आपने देख लिया 5/2 है, तो ये 10 × 5/2 आ गया। ये 25 -3 22, ये देखिए ये 22 आपका इसका आंसर होगा। तो ये आप पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए इसका। ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक इसलिए बहुत अच्छी मानी जाती है कि इसमें कॉन्सेप्चुअल लेवल पर आपको पढ़ने को बोला जाता है, ये रटने का काम नहीं कराया जाता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर वर्क किया जाता है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा भी जस्टिफाई करोगे तो वो क्या पूछने थोड़ी आएगा, आप तो आंसर लगा दिए कि बस जो भी आ रहा होगा इसमें -77 आएगा, तो वो जस्टिफाई कैसे करेगा कि आप जस्टिफाई करने में सक्षम है कि नहीं। ये तो आपका अपने अंदर का कॉन्सेप्ट जगाने के लिए उसने लिख दिया कि जस्टिफाई करो, है ना। इसलिए ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं अच्छे से। चलिए ये दोनों हो गए। इन द फॉलोइंग एपीज, ये सब एपी में है, ये बोल रहा ऑलरेडी बोल रहा है कि एपी में है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स, तो मिसिंग टर्म्स क्या होता है, मान लो कि ये x है तो हमने बोला ना कि किन्हीं भी दो पदों का अंतर सेम होना चाहिए, तो इसका अंतर x - 2 और इसका अंतर सेम इक्वल टू 26 - x। ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इन दो में मैंने बोला ना कि इन दो में पहले आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, आगे वाला x है और पीछे वाला 2 है ये, और फिर जब ये दोनों के बाद इन दोनों को लेंगे तो आगे वाला पद माइनस पीछे वाला 26 - x। अब जरा देखिए x एक तरफ कर दिए तो x जो है ये -x इधर जाकर +x हो जाएगा, इक्वल टू ये 26 ये है इधर ये आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 26 2 28, तो 2x इक्वल टू 28 और x इक्वल टू 28/2, तो ये 14, यहाँ पर 14 आएगा। नंबर 1 आप कॉन्सेप्ट निकाल दिए 14 आएगा। लेकिन अब आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और डेवलप कर लिए होंगे कि भैया यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो 3 पदों में से जो बीच वाला पद होता है हमेशा पहले और तीसरे पदों के योग का आधा होता है। इन दोनों का योग कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिए तो बीच वाला पद निकल आएगा किसी भी समांतर श्रेणी में। अभी आप ये चीज यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ये चीज ये देखिए, इन दोनों का योग कर दीजिए और आधा कर दीजिए तो ये आ जाएगा। यही चीज आप कहीं भी समझ सकते हैं, इन दोनों का योग करके आधा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट हमने ये कैसे बताया, यहाँ से निकाल के बताया। हाँ, ये बेसिक जो है बेसिक समांतर श्रेणी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि किन्हीं भी दो पदों का अंतर सेम होता है। तो दो पद पहले हमने ये ले लिया, इसका अंतर, अब अंतर कैसे निकाला जाता है, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। आगे यदि हमने इसको x कर दिया तो x - 2 निकालेंगे तो ये एक पद का अंतर हुआ। अब फिर हम ये दो पद ले लेंगे तो इन दो पदों का अंतर निकालना है, लेकिन अंतर कैसे निकालना है, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद निकालना है। तो ये दोनों से निकाल कर देखा तो x की वैल्यू 14 आई। लेकिन ये 14 आ रही तो आप देख रहे होंगे कि कैसे ये 14 आई है। जरा देखिए 14 आई कैसे है, यहीं से देख लीजिए कैसे आई है। ये आई है 2x इक्वल टू 26 + 2 और इसलिए x इक्वल टू 26 + 2/2। मतलब क्या, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए तो बीच वाला पद ऑटोमेटिक निकल जाता है ना। अब यही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगा देंगे, ये देखिए इसमें लगा देंगे, इन दोनों के बीच का पद 13 + 3 16 हो जाएगा, उसको आधा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ये देखिए तो ये 8 हो गया। अब ये 8 हो गया तो हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये 5 कम हुआ, 13 से 8 पहुंचे थे यानी 5 कम हुआ, तो यहाँ पर 5 कम होने के लिए 18 रहा होगा। 18 रहेगा, जब 5 कम करेंगे तभी 13 आया, क्योंकि 13 में 5 कम होकर 8 हुआ है और 8 में 5 कम होकर 3 हुआ है। तो समांतर श्रेणी में तो सारा अंतर सेम होना चाहिए, -5 हो रहा है तो -5 कैसे पता चला, जैसे अभी आपने 8 निकाल दिया, कैसे निकाल दिया कि इन दोनों का योग करके आधा कर दिया, जैसे यहाँ पर निकला तो ये 8 हो गया। ये अब ये इससे पता चल रहा है कि ये यहाँ और यहाँ चाहे देखें तो यहाँ से यहाँ जाने में 5 कम हुआ या यहाँ से यहाँ का जाने में 5 कम हुआ, तो 5 कम हुआ है तो 5 कम कैसे हो सकता है, जब यहाँ पर 18 रहेगा तब तो 13 आएगा, 5 कम करेंगे तो ठीक है ना। तो ये 18 हो गया और ये 18। इसी प्रकार आप इन दोनों को निकाल सकते हैं। हाँ, कैसे इनको निकालेंगे जरा बताइएगा, ये कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। यदि हम इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो है चौथा पद है, ये देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो अब आप समझ जाइए कि चौथा पद है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताया तो चौथा पद है ये। तो चौथा पद क्या होता है, चौथा पद 9 दूना 18, जरा देखिए 9 दूना 18 1 19 है, 9 दूना 18 1 19 19/2 है। तो चौथा पद जो होगा वो होगा क्या, a + 3d। यहाँ पर आप देख लिया ये चौथा पद है a + 3d, अभी कॉन्सेप्ट बता भी चुका हूँ। a यहाँ पर 5 है तो चौथा पद आप देखिए, चौथा पद बराबर है 19/2 है, तो ये चौथा पद है तो 19/2 के बराबर, तो 19/2 और a यहाँ पर क्या है देखिए 5 है, तो यहाँ पर
अब इससे डी निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे तो यहाँ दोनों चीज भर देंगे बड़े आराम से, है ना। तो ये फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए, कॉन्सेप्ट लेवल की चीजें जो होती हैं उसको पढ़िए हमेशा, हमेशा मजा आएगा जिंदगी में। मैथ पढ़ने का मजा तभी है जब कॉन्सेप्ट लेवल की चीजें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 9/1/2 है, 9/1/2 को पहले तो 19/2 लिख लेंगे, 9 तो 18 को 19, ठीक है, 19/2। तो चौथा पद 19/2 हो गया। लेकिन चौथा पद आप समझते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, सारवंता डी है, तो चौथा पद a+3d होता है, ठीक है, ये होता है। यहाँ पर इसीलिए जस्टिफाई करने बोला गया कि आप उसको समझ सकिए, जब तक इसको नहीं समझेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है किसी सूरत में, है ना। तो a+3d हो गया। जब a+3d हो गया तो ये चौथा पद है, लेकिन चौथा पद आपका दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा पद आपका दिया है 19/2। अब पहला पद जो ए है वो दिया है 5, तो अब इससे डी निकाल लेंगे, 19/2 - 5 कर देंगे, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3d। तो 5 दूना 10, 19 में 10 निकल जाएगा तो 9/2 आ जाएगा, इक्वल टू 3d। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भाग यहाँ लग जाएगा, ये 9/2 गुणे 3, यहाँ ये 3 जो इधर गुणा है तो इधर भाग वाले में आ गया, 2 गुणा यहाँ गुणा हो जाएगा 3 में, तो 3 3 के 9 यानी 3/2। तब आप समझ लीजिए कि ये 3/2 सार्वधातुक यानी 3/2 यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर 3/2 जो प्लस में आया है ना डी, इसलिए यहाँ 3/2 जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ बताइए, 5 + 3/2 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर 3/2 आएगा, जब ये आ जाएगा जो भी आएगा, 5 दूना 10, 3 13/2 आ जाएगा, 13/2। और फिर यहाँ पर 13/2 और प्लस 3/2 फिर हो जाएगा, 13/2 + 3/2 यानी 16/2 यानी 8 आ जाएगा। ये तो ये क्या है, 5 है, ये 13/2 है और ये 8 है। इस प्रकार आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या आएगा, 13/2 और 8। इस प्रकार ये भी, और एग्जैक्टली जिस प्रकार से इसको किए हैं वैसे सेम इसको करना पड़ेगा। जिस प्रकार से पचमा किए हैं वैसे छठमा होगा, और वैसे ये कौन सा होगा, जिस प्रकार से तीसरा किया वैसे चौथा होगा, ऐसे पचमा होगा। पचमा कैसे होगा, ये थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा, बड़े आराम से कर लेंगे, करना चाहेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है इसको करने में। कोई भी स्टूडेंट यदि चाहेगा तो हम बता देंगे, पर हम छोड़ इसलिए रहे हैं कि आप अपनी थोड़ा दिमाग लगा, ये तो बेटर होता है हमेशा अपने दिमाग लगाना। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छा, कॉन्सेप्ट लेवल पर बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, आपको अच्छा मजा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। चलिए यदि ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह के कॉन्सेप्चुअल लेवल की वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।